हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी का जेआरएफ नेट और सेट के लिए पेपर नंबर 1 जो सबके लिए कंपलसरी है। ये इसका चैप्टर नंबर 1 है और जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हिंदी में शिक्षण अभिवृत्ति कहा जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे शिक्षण की अवधारणाएं क्या होती है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या होता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं और सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान और कौशल को अर्जित करके लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि शिक्षण एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और इसमें सीखने वाला यानी कि जो लर्नर है इस प्रोसेस के माध्यम से अपने ज्ञान को, नॉलेज को और कौशल मतलब स्किल को अर्न करता है, उसे प्राप्त करता है और उसको अर्न करके वो लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करने की क्रिया व शाब्दिक अर्थ सिखाना या सीख देना है। अगर हम इसको सामान्य अर्थ में लेते हैं तो शिक्षा प्रदान करने का एक सिंपल सा है कि क्रिया, और शाब्दिक अर्थ इसको मेन क्या कह सकते हैं, इसको कहा जाता है सीख देना, यानी हम किसी को सिखा रहे हैं। तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देती है कि मानवीय मूल्य यानी कि जो हमारी मॉरल वैल्यूज होती हैं उसको हम कैसे डेवलप करें। तो विस्तृत रूप में शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है। तो अगर हम इसको सिंपल वे में देखें तो हमने कहा कि सामान्य अर्थ तो था कि सीख देना या सिखाना किसी को, लेकिन अगर इसको हम विस्तृत रूप में देखते हैं तो शिक्षा का तात्पर्य क्या है, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में सारी जिंदगी हम कुछ सीखते या सिखाते रहते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक वे में अगर हम जिंदगी भर सीखते सिखाते रहते हैं, ये तो इसका विस्तृत रूप है। लेकिन संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने से है। तो पेपर में ना हमें किसी भी तरीके से आ सकता है, इसलिए हमें एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को अच्छे से समझना होगा। अगर पेपर में आता है संकुचित रूप में इसका अर्थ क्या है शिक्षण का, तो आप कहोगे कि औपचारिक रूप से तो अगर हम किसी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, किसी भी स्कूल में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसे शिक्षा कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसको ये जो ब्रॉड वे में देखें, विस्तृत रूप से देखें, तो ये औपचारिक या अनौपचारिक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम स्कूल में जाकर ही बहुत कुछ सीखते हैं। हम घर पे रह के आसपास की चीज़ों में, आसपास के वातावरण में किसी और को देखकर, किसी और के व्यवहार को देखकर भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो शिक्षण का विस्तृत रूप में तात्पर्य क्या है, चाहे तो हम फॉर्मल वे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो या फिर इनफॉर्मल वे में कर रहे हो, ये सारा हमारा शिक्षा से संबंधित होता है। तो वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है। कि अगर हम इस समय के हिसाब से देखें, अगर पेपर में आता है वर्तमान शिक्षा परिवेश का क्या उद्देश्य है, तो इसमें शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है, यानी कि जो लर्नर्स हैं, हाँ स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। और न केवल गतिशीलता लाना है बल्कि बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना भी है। क्योंकि अगर कोई चीज़ हम सीखते हैं तो अगर हमें देखने से समझ में नहीं आ रही तो हम उसे लर्न करते हैं या किसी भी तरीके से बलपूर्वक मस्तिष्क में उसको बैठा लेते हैं। ठीक है, तो शिक्षण के द्वारा शिक्षार्थी नवीन ज्ञान का अर्जन करता है। इस संदर्भ में विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। अब क्योंकि पेपर में एमसीक्यू का पेपर है हमारा, तो एक या 4 ऑप्शंस आएंगे, तो हमें हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ के चलना पड़ता है। कि आपसे डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं कि किसने क्या कहा, या फिर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और ये लिखा जाएगा कि ये किसने कहा था। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ इसको लर्न करते हुए चलना है। तो दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने और उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। कि दूसरों को सिखाना है, उसे दिशा निर्देश देना है, उन्हें निर्देशित करना है, ये प्रक्रिया शिक्षण है। तो ये किसने कहा था, रियांस ने। ठीक है, तो इसमें आपको कहा जाएगा, अगर रियांस के शब्दों में और 4 वाक्य दे दी जाएंगे तो इसमें आपको टिक करना पड़ेगा। तो आप इस पर टिक करोगे, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने और निर्देशित करने की प्रक्रिया शिक्षण है। या फिर आपको ये सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किसने कहा है। ठीक है, तो रियांस ने का हो गया। अब हम देख लेते हैं गेज महोदय ने क्या कहा है। गेज ने कहा है कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। तो गेज महोदय के हिसाब से शिक्षण एक ऐसा पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य क्या है, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। कि जैसे हम देखते हैं कि अभी अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, लेकिन फिर अगर आप किसी चीज़ को सीख लेते हो या आपका जो टीचर है आपको कुछ सिखाता है, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, क्योंकि अब उस बात से आप फेमिलियर हो चुके हो। तो अब तीसरा है हमारा बीओ स्मिथ के अनुसार
अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। अधिगम होता है किसी चीज़ को सीखना, सीखने के लिए, किसी को क्रेजी करने के लिए अभिप्रेरित करने वाली क्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। तो पेपर में किसी भी नाम से ये डेफिनेशंस आती हैं, बहुत बार आई हुई हैं, तो इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आप इसको यहीं की यहीं यहाँ पर हैंड टू हैंड लर्न करते चलिएगा। तो ये तो थी कुछ शिक्षण से संबंधित कॉन्सेप्ट, और उसके कुछ जो राइटर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण की प्रकृति, प्रक्रिया या नेचर ऑफ द टीचिंग किसे कहा जाता है। तो शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है, क्योंकि शिक्षण अगर हम कुछ दे रहे हैं तो वो उसकी जो नेचर है वो थोड़ी सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, जो शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होती है। तो शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के संज्ञात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। इसमें वो कुछ सीखता भी है जो कि उसकी स्मृति से संबंधित होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। भावात्मक यानी कि वो थोड़ा सा उसको लर्न करके चलता है, और तीसरा है क्रियात्मक यानी कि वो चिंतन विशेष में आएगा। तो ये जो इस समय हम पढ़ रहे हैं ये आगे के थोड़ा जो अभी आगे आने वाला पार्ट है उससे कनेक्टेड है, इसलिए मैं हर बात को आपको बहुत आराम से ध्यान से पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो उससे इंटर रिलेटेड होगा। तो शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के संज्ञात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक अगर टीचिंग चल रहा है तो टीचिंग में जो टीचर है ना उसकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, जिसमें गहन विश्लेषण पर ही शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। तो शिक्षण की प्रकृति को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। पहली बात तो शिक्षण को हम कह सकते हैं ये कला भी है और विज्ञान भी है। कला और विज्ञान, जैसे विज्ञान में हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपका आंसर भी वही आएगा और मेरा भी वही आएगा, तो जो सबके लिए एक हो उसे विज्ञान कहा जाता है। तो शिक्षण विज्ञान है और साथ में कला भी है। कला क्योंकि ये होती है एक आर्ट, तो हर किसी व्यक्ति में कला अलग अलग तरह की होती है। तो शिक्षण में अगर जो टीचर है वो कॉन्सेप्ट तो समझाएगा ही जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन साथ में उसको एक सिखाने का एक आर्ट होगा। जो अच्छे तरीके से इस आर्ट को कर पाएगा उसके वो अच्छी तरीके से अपने विद्यार्थियों को उस चीज़ को सिखा पाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। फिर शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें 3 लोग शामिल होते हैं, 3 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो शिक्षक, एक बालक और एक पाठ्यक्रम, मतलब यानी कि सिखाने वाला टीचर, बालक यानी कि जो हमारा विद्यार्थी है लर्नर, और पाठ्यक्रम जो इसके हमारे पास स्टडी मटेरियल है। तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि शिक्षण क्या है, 2 ध्रुवीय प्रक्रिया, 1 ध्रुवीय प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया या 4 ध्रुवीय प्रक्रिया। तो आप इस पर टिक करोगे, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी है, क्योंकि शिक्षण जो दिया जाता है किसी ना किसी उद्देश्य से लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो उसमें उद्देश्य क्या होता है कि सामने वाले विद्यार्थी को वो उस चीज़ को समझ पाए जिसको वो सीखना चाहता है। फिर शिक्षण एक अंतर प्रक्रिया है। अंतर प्रक्रिया है क्योंकि ये एक एनवायरनमेंट के अंदर अंदर चलती है, तो ये अंतर प्रक्रिया है। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि अगर किसी को, जैसे कि कोई डॉक्टर होता है तो वो किसी का उपचार करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, डायग्नोज करता है, फिर उसे ठीक करता है। तो इसी तरह शिक्षण भी उपचारात्मक प्रक्रिया है कि जिसमें किसी का उपचार किया जाता है, यानी कि अगर विद्यार्थी को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको उपचारात्मक तरीके से उसको वो समझाई जाती है। एक है शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इससे लोगों का विकास होता है, शिक्षार्थी का विकास होता है, उसका माइंड डेवलप होता है। और शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया भी है, क्योंकि भाषा के हिसाब से भी चलता है। तो हर एक किसी को सबकी भाषा नहीं आती, तो शिक्षण भाषा के हिसाब से भी अलग अलग भाषा के लोगों को अलग अलग तरीके से के जो टीचर्स हैं वो शिक्षा देते हैं। तो अब हमने टीचर का इसका शिक्षण का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि शिक्षण की नेचर कैसी है, उसका प्रोसेस कैसा है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि टीचिंग क्या होती है। शिक्षा, निर्देशन और तार्किक प्रक्रिया ये क्या होती है। तो शिक्षण के विद्यार्थियों की पाठ्य चर्चा तथा विषय वस्तु का विश्लेषण तार्किक आधार पर किया जाता है। तो शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया में 6 स्तर पर, 6 लेवल पर ये आधारित है। ये इस तरह से है। सबसे पहले तो एक्सप्लोर यानी कि किसी चीज़ का अन्वेषण किया जाएगा। दूसरा है उसको एक्सटेंड, उसका विस्तार या उसको विस्तृत तरीके से लिया जाएगा। तीसरा है एवेल्यूएट यानी कि उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि विद्यार्थी ने क्या सीखा। फिर है एंगेज यानी कि उस चीज़ में उसकी संलग्नता कितनी है। एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या की जाएगी। और उसके स्टैंडर्ड यानी कि मानक डिसाइड किए जाएंगे। कि अगर हम जैसे रूटीन में क्या होता है कि आप स्कूल में जाते हो तो आपको सबसे पहले एक्सप्लोर किया जाता है, फिर एक्सटेंड पढ़ाया जाता है,
इवेल्यूएट मूल्यांकन किया जाता है कि कोई विद्यार्थी कितने लेवल पर पहुंच चुका है। एंगेज, उससे संबंधित जो भी बातें होती हैं वो बताई जाती है, उसकी व्याख्या की जाती है और उसके स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। तो शिक्षा निर्देशन एवं तार्किक प्रक्रिया के अंतर्गत ये सारी बातें हैं जो एमसीक्यू में किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है कि शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया के कितने स्तर हैं। तो आप बोलोगे इसके 6 स्तर हैं। कौन कौन से? उसमें आपको दे दिया जाएगा कि 6 हैं, 5 हैं, 8 हैं या 10 हैं। तो आप बोलोगे 6 स्तर हैं। अगर पूछा जाएगा कौन से, तो कोई भी उसमें से 4, इन 6 में से कोई से भी 4 नाम दिए जाएंगे। तो उसमें आपको ये लर्न करना है कि कौन कौन से हैं, इनमें से कोई से भी 4 आपसे पूछे जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो शिक्षण के उद्देश्य क्या है? क्योंकि कोई भी क्रिया की जाती है तो किसी ना किसी उद्देश्य से तो की जाती है, कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की अधिगम उत्पन्न करना है, यानी कि शिक्षार्थियों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें थोड़ा उनको लर्निंग पावर क्रिएट करनी है, अधिगम उत्पन्न करना है। शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के लिए फ्लो चार्ट की सहायता से इसे हम आराम से समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसको 3 लोगों ने विभाजित किया है। तो एक तो है उसमें ब्लूम, उनका शिक्षण का वर्गीकरण अलग तरीके से है, और 2 लोग हैं गैंगने और ब्रिक्स, इनका वर्गीकरण एक तरीके से है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लूम क्या कहते हैं। ब्लूम कहते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस फ्लो चार्ट से, इससे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो ब्लूम द्वारा दिया गया वर्गीकरण क्या है? ये कहते हैं 3 तरह के हैं ये, ज्ञानात्मक, भाषात्मक और मनोसंचालित। इसकी जब मैं इंग्लिश मीडियम की क्लासेस पढ़ाऊँगी तो उसमें भी आप देखिएगा, इसको आप दोनों तरीके से समझ के चलिएगा। कुछ बातें हमें टर्म्स हमें हिंदी में ज़्यादा समझ में आती हैं और कुछ हिंदी इंग्लिश में, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र क्या होता है? ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में क्या होता है? सबसे पहले तो ज्ञान दिया जाता है, फिर बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन्होंने पहला जो पार्ट था ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, इसके अंतर्गत 6 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। फिर उन्होंने कहा कि इसका सेकंड पार्ट है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले किया जाता है आकलन, आग्रहण, प्रक्रिया, संयोजित करना और निरूपण करना। अभी मैं सिर्फ आपको इसके नाम से फैमिलियर करा रही हूँ, हम इसको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तीसरी इसकी प्रक्रिया होती है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंदर आता है हस्तकौशल या कार्य साधन, प्रतिरूपता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, परिशुद्धता और प्रकटीकरण। ठीक है, तो हमने देखा कि ब्लूम ने शिक्षण का वर्गीकरण 3 तरीके से किया है, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में टोटल 6 चीज़ें हैं, भावात्मक में 5 हैं और मनोसंचालित में भी 5 हैं। तो इसमें से आपको कुछ भी दिया जाएगा कि ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, उसमें से कोई 4 चीज़ें दी जाएंगी, तो या फिर 3 देख के और एक लिखा जाएगा उपयुक्त सभी। तो आपको उपयुक्त सभी पे अगर वो तीनों इसी से कनेक्टेड हैं तो आप उस पर इसको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ में हमें थोड़ा सा बहुत ध्यान से हर चीज़ समझ के चलनी है। देखने में एमसीक्यूज़ बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन जब हम इसे करते हैं ना तो उसके लिए हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, फिर हमारे पूरे मार्क्स आ सकते हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं गैगने और ब्रिक्स के द्वारा वर्गीकरण। गैगने और ब्रिक्स के द्वारा वर्गीकरण में इन्होंने कैसे किया है? इन्होंने 5 तरीके से बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आ चुका है कि गैगने और ब्रिक्स के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य कितनी पार्ट्स में वर्गीकृत किया गया है। तो आप बोलोगे 5 पार्ट्स में वर्गीकृत किया गया है और इसमें से कोई सी 4 या उसमें से दे रखी होंगी, उसमें से आप टिक करोगे। तो इसमें है कि पहली है ज्ञानात्मक रणनीतियाँ बनाना, यानी कि स्ट्रेटेजी लेंगे जो ज्ञान से, नॉलेज से कनेक्टेड होगी। तो फर्स्ट है हमारी ज्ञानात्मक रणनीतियाँ बनाना। दूसरा है हमारा बौद्धिक कौशल, यानी कि जो मेंटल स्किल होती है। तीसरा मनोदृष्टि की साइकोलॉजिकल स्किल हमारी क्या है। फिर है मौखिक सूचना, कि मौखिक रूप से कोई सूचना देना जो रिटर्न में नहीं हो, सिर्फ मुंह से बोल के बताई जाए। और 5वां है हमारा संचालन तत्व और शारीरिक क्षमता। तो ये 5 चीज़ें किसने कही हैं? गैगने और ब्रिक्स के वर्गीकरण के द्वारा टोटल शिक्षण के उद्देश्य को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लूम द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण। ब्लूम द्वारा शिक्षा का वर्गीकरण, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ब्लूम के शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य को 3 भागों में बांटा गया है। तो अगर ये भी आ सकता है कि ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्य का दूसरा नाम क्या है, तो ब्लूम के शिक्षण उद्देश्य को हम अनुदेशात्मक उद्देश्य भी कह सकते हैं। तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में। और इसमें ये का प्रतिपादन कब किया गया था?
इसका प्रतिपादन किया गया था 1956 में, 1956 में। तो इसको अंग्रेजी का 3H भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ब्लूम के द्वारा शिक्षण के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, 2H, 3H, 4H या 5H, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। तो आपको याद रखना है कि ये 3H कहा गया है। 3H में वो क्या है, एक तो हेड जो कि ज्ञान से संबंधित है, माइंड से। दूसरा है हार्ट जो कि भावात्मक ज्ञान क्षेत्र है, जो हमारे भावों से रिलेटेड होता है, जो हमारे दिल से संबंधित होता है। और तीसरा हो गया H, इसमें मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र आता है। इसका विस्तृत वर्णन हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में सबसे पहले आता है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित है, जो हमारे माइंड से संबंधित है। इसमें 6 स्तर पर विभाजित किया गया है। तो पेपर में जब क्वेश्चन बनेगा कि ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, जिसको कॉग्निटिव डोमेन भी कहा जाता है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आप बोलोगे कि 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ज्ञान का संबंध वस्तु और उसकी जानकारी को स्मरण रखने से है, कि हमारी जो नॉलेज है उसका संबंध क्या है, कि जिस की कोई वस्तु है उसकी जानकारी को अगर हम याद रखते हैं तो कहा जाएगा ये ज्ञान क्षेत्र से कनेक्टेड है। दूसरा होता है कि हमारा कंप्रीहेंशन, जो बोध से कनेक्टेड है। बोध स्तर समझने की क्षमता से संबंधित होता है। जैसे हम किसी चीज़ में रिसर्च करते हैं, जैसे कि आप लोग ये नेट का पेपर क्लियर करोगे तो प्रोफेसरशिप के लिए या रिसर्चशिप के लिए जाओगे, JRF क्लियर करके, तो उसमें आप कॉम्प्रीहेंशन टाइप का आपको पता होना चाहिए कि बोध स्तर, कि हम किसी भी चीज़ को, उसकी अर्थ को अच्छे से समझ पाएँ। इसका तीसरा स्तर है उपयोग, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को समझते हैं तो उसका उपयोग यानी कि एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा। यह स्तर, ये लेवल जो है ना, अमूर्त ज्ञान, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। इसमें कोई मूर्त ज्ञान यानी कि कोई लिविंग चीज़ नहीं होती, अमूर्त ज्ञान होता है, को मूर्त या व्यवहारिक रूप से लाने के संदर्भ में है। तो जो अभी एब्स्ट्रैक्ट है उसे आप किस तरह से व्यवहारिक अपने उसमें व्यवहार में किस तरह से लाओगे। जो चीज़ अभी एब्स्ट्रैक्ट है उसे कैसे आप अपने व्यवहार में ला सकते हो, इसे कहा जाता है इसका उपयोग करना। फिर है हमारा विश्लेषण करना। विश्लेषण यानी कि किसी चीज़ का एनालाइज करना, किसी चीज़ को विश्लेषित करो कि जो आपने पाया है उसके बारे में आप एनालाइज करते हो। तो सूचना घटकों को विभाजित किया गया, उसका सही अर्थ निकाल लेने से, कि जो भी हमारे पास सूचना घटक है उसका हम सही अर्थ कैसे निकालते हैं, किसी चीज़ को हम कैसे एनालाइज करते हैं। 5वीं सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिएगा ज़रा, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है कि संश्लेषण क्या है। एनालाइज को कहते हैं, विश्लेषण को कहते हैं हम एनालाइज करना, और संश्लेषण को कहते हैं सिंथेसाइज करना। तो सिंथेसिस क्या होता है, ये घटकों को समावेश करने का स्तर है। ठीक है, तो इसमें तो ये था कि कोई चीज़ हमने प्राप्त की है विश्लेषण में, तो हम उसको सही अर्थ निकालेंगे, उसको ओपन करेंगे। जबकि संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस में हम क्या कहते हैं, इस घटकों को समावेश करता है कि जो चीज़ फैली हुई है उसको आप एक तरीके से अंदर एक लेवल में ले आओ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये विश्लेषण स्तर का विलोम है। तो पेपर में ये आ सकता है कि एनालाइज का विलोम क्या है, तो आप उसको संश्लेषण पर टिक करोगे। ठीक है, फिर है मूल्यांकन करना, यानी कि एवल्यूशन करना। मूल्यांकन सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। ये विशेष प्रयोजनों की में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के बारे में दिया गया निर्णय है, कि जो भी हमारे प्रयोजन है और जिस तरीके से सामग्री के बारे में कोई भी चीज़ हम किया था, तो बाद में उसको कहते हैं कि उसका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि हम कोई पेपर देते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसको एवल्यूट किया जाता है कि कौन बच्चा किस लेवल पे पहुंचा। इसी तरह ये कहते हैं कि अगर कोई सतत प्रक्रिया के रूप में मूल्यांकन होता रहता है, कि टाइम टू टाइम उसे देखते रहते हैं, एवल्यूट करते रहते हैं कि कोई भी चीज़ विशेष प्रयोजन में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के बारे में किया गया निर्णय है, कि जो हम यूज़ कर रहे थे उसके बारे में हमारा टोटल निर्णय क्या है, हमने क्या कॉन्क्लूज़न निकाला है। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है इसमें से एक क्वेश्चन तो कम से कम आएगा ही आएगा। जैसे कि हमें पता है कि हर चैप्टर में से हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से ही आने वाला ही है। अब हम इसका सेकंड पढ़ते हैं, जो ब्लूम द्वारा दिया गया है, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। इसको इफेक्टिव डोमेन भी कहा जाता है। तो उस ज्ञान क्षेत्र में मनोभावों और मनोदृष्टि, प्रेरणा, शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन और इनके जैसे ही अन्य मूल्यों को समावेश किया जाता है, जो हमारे दिल से कनेक्टेड होते हैं, हार्ट से कनेक्टेड होते हैं। तभी इसका सेकंड है, 3H में सेकंड नंबर क्या है, हार्ट। तो ये हमारे मनोभाव की, हमारी मनोदृष्टि, हम किस शिक्षण में कितनी सहभागिता कर रहे हैं, कितना हम अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन लेके चल रहे हैं, उस मूल्यों को समावेश किया जाता है इसमें टोटल 5 स्तर होते हैं, इसके 5 लेवल्स हैं। नंबर 1 आकलन यानी कि वैल्यूम करना, दूसरा आग्रहण रिसीविंग करना, तीसरी प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्डिंग जानना, 4th है संयोजित करना मीन्स ऑर्गेनाइज करना, और 5वां नंबर है करेक्टराइजेशन करना, उसका करेक्टराइजेशन करके अंतर ज्ञात करना एक्सेट्रा।
तो टोटल भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में कितने स्तर हैं? इसमें हैं 5। तो देखो इस चार्ट में हमने पढ़ा था, हमने 2 कवर कर लिए हैं, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र और भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। तो हमने इन 3 एच में से 2 एच पढ़ लिए हैं। पहला है हेड ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र और दूसरा है हार्ट भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। अब हम चलेंगे हैंड पर यानी कि मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र पर। तो मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र को हम कह सकते हैं साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन, इस ज्ञान क्षेत्र को मनोज्ञातात्मक, मनोप्रेरक, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जा सकता है। तो पेपर में किसी भी नाम से आएगा, इसलिए इसे हम बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र को मनोज्ञात्मक, मनोप्रेरक या ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। ये तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित होता है, जो कि हमारी टेक्निकल नॉलेज होती है, टेक्निकल स्किल होती है, उसके एक्विजिशन से संबंधित होता है। और इस ज्ञान स्तर के भी, इस ज्ञान क्षेत्र के भी 5 स्तर हैं, 5 लेवल्स हैं। पहली बात तो हस्त कौशल या कार्य साधन, मैनिपुलेशन। तो इस क्षेत्र में विद्यार्थी मशीनरी, उपकरण इत्यादि का प्रयोग करने का प्रयत्न करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़े। तो ये टेक्निकल स्किल लेता है कि कई लोग होते हैं पढ़ने के बाद किसी भी टेक्निकल फील्ड में चले जाते हैं, ITI करके। IIT अलग होता है, ITI अलग होता है। तो ITI करके ये वहाँ पे मशीनी उपकरण आदि का प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं, और जिससे कि उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को में इंक्रीजमेंट हो जाए। दूसरा होता है हमारा प्रतिरूपता, इमिटेशन। इस स्तर पर शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है जिस रूप में वो है, यानी कि जो भी हमारा लर्नर है उसमें जो स्किल्स हैं उसमें उसी रूप में उसको अपनाने का प्रयास किया जाता है, तभी से कहा जाता है प्रतिरूपता। प्रतिरूपता यानी कि जिस रूप में है वो उसी रूप में रहे। तीसरा है हमारा स्पष्ट अभिव्यक्ति, जिसको आर्टिकुलेशन कहा जाता है। तो ये स्तर, ये लेवल सतत अभ्यास पर निर्भर करता है कि अगर हम किसी का कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये उस पर डिपेंड करता है, जिसको नाम है इसका स्पष्ट अभिव्यक्ति। जो चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, उस अगर हम प्रैक्टिस पर निर्भर करता है ये वाला पार्ट। फोर्थ है हमारा परिशुद्धता यानी कि प्रिसिशन। किसी कार्य को बार बार करते रहने से उसमें शुद्धता और सुधार आता है। तो जैसे हम करते हैं किसी चीज़ को लगातार करते हैं, एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं होता, तीसरी बार और अच्छा होगा, चौथी बार और उससे अच्छा हो जाएगा। तो किसी भी कार्य को अगर हम बार बार करते हैं तो इसमें शुद्धता और सुधार आता है, इसको कहा जाता है प्रिसिशन यानी कि परिशुद्धता। 5वां और आखिरी है प्रकटीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। इस स्तर पर शिक्षार्थी शिक्षक के अनुरूप कौशल को आत्मसात करने, संशोधन करना और नई तकनीकों को नियत करने आदि का प्रयास करता है, उसको आत्मसात करता है। आत्मसात यानी कि इनहेल करता है, कि अपने अंदर उसे ले लेता है। कैसे? कि इस स्तर पर शिक्षार्थी शिक्षण के अनुरूप यानी कि जो हमारा लर्नर है वो टीचिंग के हिसाब से ही कौशल को, जो भी उसके पास स्किल हैं, उसको आत्मसात करता है, इनहेल करता है, उसको संशोधन करता है, थोड़ा सा उसको रेक्टिफाई करता है और नई तकनीकों को नियत करने का आत्मसात करता है, कि नई नई जो भी टेक्निक्स हैं उसको वो किस तरह से इनहेल कर रहा है, किस तरह से अपने अंदर ले रहा है, किस तरह से उसको सीख रहा है। तो ये तो हमारे ब्लूम वाले तो सारे ख़त्म हो गए हैं कि उन्होंने जो शिक्षण का वर्गीकरण किया था। अब हम चलते हैं गैगने और ब्रिग्स के वर्गीकरण पर। तो गैगने और ब्रिग्स क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है? गैगने और ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को निम्नलिखित स्तरों पर विभाजित किया गया है। पहली बात तो ज्ञानात्मक रणनीति, जैसे कि ब्लूम में भी था, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज। तो इसमें है इस शिक्षण में किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विशाल विचार कौशल को विकसित करने हेतु तकनीकों और विधियों को समावेशित किया गया है। कि इस जो लेवल पे आता है, इसमें जो होता है कोई भी व्यक्ति जो कोई चीज़ सीख रहा है उसमें स्वयं के शिक्षण, खुद की टीचिंग, खुद को जो वो सीख रहा है वो, स्मरण शक्ति यानी कि उसकी मेमोरी पावर और उसके विचार कौशल, जो भी इसमें टैलेंट है, कोई स्किल है, उसको विकसित करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए नई नई टेक्निक्स को और मेथड्स को समावेशित किया जाता है। तो इसमें हम कहते हैं ये ज्ञानात्मक रणनीति होती है, किसके अनुसार? गैगने और ब्रिग्स के अनुसार। फिर दूसरा है इसका इंटेलेक्चुअल स्किल यानी कि बौद्धिक कौशल। बौद्धिक कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। कि बौद्धिक कौशल क्या होता है? हमारा इंटेलेक्चुअल स्किल क्या होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हमारे पास है तो उसको हम कैसे सुलझाएंगे, उसको हम कैसे सीखेंगे, उसमें कुछ नया नियम सीखने से महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। कि इसमें कोई भी अगर समस्या आ जाती है तो उसको कैसे सुलझाया जाता है, उसको उससे क्या सीखा जाता है और उसके बारे में क्या नियम बनाए जाते हैं। थर्ड है इनका एटीट्यूड यानी कि मनोदृष्टि। यह किसी व्यक्ति की आंतरिक और मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है, कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग एटीट्यूड होता है, तो ये इसके बारे में बताते हैं। फोर्थ है मौखिक सूचना यानी कि ओरल इन्फॉर्मेशन।
तो मौखिक सूचना के उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा ज्ञान का आयोजन करने से संबंधित होता है कि कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर कितना टैलेंट है, कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, उससे संबंधित होता है, वो किस तरह से लोगों को अपनी बात पहुंचाता है। और लास्ट है इसका संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। तो इसे कहा जाता है मोटर स्किल एंड फिजिकल एबिलिटी। तो इस स्तर पर मस्तिष्क यानी कि जो हमारा माइंड है और तंत्रिका प्रणाली जो हमारी बॉडी का सिस्टम है और स्नायु तंत्र एक साथ मिलकर कार्य करते हैं एवं उसमें सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाता है, ये इसके अंतर्गत आता है कि हमारा जो माइंड है, हमारा नर्वस सिस्टम है और हमारा पूरी बॉडी के जो मसल्स वगैरह ये सारे मिलके, क्योंकि बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन चलता है, तो इसमें ये सब मिलकर एक साथ काम कर देते हैं और उनमें कैसे एडजस्टमेंट होगी, कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाएगा, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में? इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि कॉन्सेप्ट हमारा जो शिक्षण है उसका मतलब क्या है, शिक्षण क्या होता है, देख लीजिए। पहले हमने पढ़ा कि शिक्षण क्या होता है, फिर हमने इसकी प्रकृति प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। तो पेपर में प्रकृति पूछे जाए या प्रक्रिया, इंग्लिश में से नेचर कहा जाएगा, तो टीचिंग की नेचर हमने पढ़ ली, ठीक है। उसमें हमने कहा कि शिक्षण, निर्देशन और तार्किक प्रक्रिया के अंतर्गत 6 मानक स्थापित होते हैं, ये हमने रीड कर लिया। और इसके अलावा हमने कहा शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो शिक्षण के उद्देश्यों को हमने 3 लोगों के विचारों के द्वारा पढ़ा। पहले हैं ब्लूम, जिन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और दूसरे हैं गैगने और ब्रिग्स, जिन्होंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसके बारे में हमने इसको डिटेल में भी पढ़ लिया। तो इस चैप्टर को हमने बहुत आराम से पढ़ा। एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा, तो आप इसको जल्दी से ठीक से रीड कर लेना। जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा, मतलब कोई टॉपिक ख़त्म होगा, तो उससे रिलेटेड इसका मॉक टेस्ट बनाया जाएगा। इसमें से जितने भी क्वेश्चन निकलते होंगे हम हैंड टू हैंड उस मॉक टेस्ट में उसको कवर कर लेंगे, जिससे कि जितना पोर्शन हमने पढ़ लिया वो हमारा पेपर तक के लिए फ़ाइनल हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।